नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट सेंट्रल टेंडेंसी पार्ट 3 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। इससे पूर्व की सीरीज में हमने केंद्रीय प्रवृत्ति के दो माप मीन और मीडियन की बात की थी। इस सीरीज में हम बात करेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप मोड या बहुलक की। मोड या बहुलक किसी श्रेणी में वह मूल्य होता है जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक बार होती है, अर्थात सबसे अधिक प्रचलित मूल्य ही बहुलक होता है। बाउले बहुलक की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि किसी सांख्यिकीय समूह में वर्गीकृत मात्रा का वह मूल्य जहां पंजीकृत संख्याएं सबसे अधिक हो बहुलक कहलाता है। बहुलक का प्रयोग अधिकतर वहां किया जाता है जहां पर हमें सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले माप का ज्ञान करना हो, जैसे सर्वाधिक कौन सी साइज की कॉलर पहनने में आती है, किस साइज के शूज अधिकांशतः पहने जाते हैं। सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले आकार या मूल्य को जानने के लिए हम बहुलक का प्रयोग करते हैं। आपको ज्ञात है हम केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में तीनों सीरीज व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी में अलग अलग सूत्र से इन मापों की गणना करना देखते आए हैं। बहुलक के अंतर्गत भी हम इसी प्रकार से तीनों श्रेणी में अलग अलग प्रकार से किस प्रकार हम बहुलक की गणना करते हैं यह देखेंगे। मोड कैलकुलेटिंग इन इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक की गणना करना। ये हमारे समक्ष व्यक्तिगत श्रेणी है जिसमें विद्यार्थी और उससे संबंधित उनके प्राप्तांक दिए हुए हैं। हम देख रहे हैं ये जो हमारे समक्ष टेबल है इसमें 10 विद्यार्थी हैं और 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक व्यक्तिगत रूप से व्यवस्थित हैं। इस श्रेणी में बहुलक की गणना करने के लिए हमें निरीक्षण विधि को काम में लेना होता है, यानी साधारण से निरीक्षण से ही हम बहुलक का ज्ञान कर सकते हैं। इसके लिए हम आसान ये होगा कि हम प्राप्तांकों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लें, जिससे हमें ये मालूम हो जाता है कि किस प्राप्तांक की आवृत्ति सर्वाधिक बार हुई है। जिस प्राप्तांक की आवृत्ति सबसे अधिक बार होती है उसे हम बहुलक कहते हैं। ये जो हमारे समक्ष तालिका है इसमें 38 प्राप्तांक 3 बार रिपीट हुआ है, अर्थात 38 प्राप्तांक की आवृत्ति 3 बार है, जो अन्य प्राप्तांक की नहीं है, तो बहुलक का मान 38 या 38 होगा। यदि हम इसमें ऐसे कहें कि 10 विद्यार्थी हैं और 10 विद्यार्थी में कोई भी ऐसा नंबर या प्राप्तांक नहीं है जिसकी एक से भी अधिक बार आवृत्ति हुई हो, तो ऐसी श्रेणी में बहुलक नहीं होता है। दूसरी तरफ दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि कुछ प्राप्तांक ऐसे होते हैं जो समान बार रिपीट होते हैं, यानी उनकी आवृत्ति समान बार होती है, तब उस श्रेणी को हम द्विबहुलक सारणी या त्रिबहुलक सारणी कह सकते हैं। क्लियर है? बहुत आसान तरीके से हम मोड की गणना व्यक्तिगत श्रेणी में करते हैं। नेक्स्ट, मोड कैलकुलेटिंग इन डिस्क्रीट सीरीज, खंडित श्रेणी में बहुलक की गणना। ये हमारे समक्ष बहुलक श्रेणी है। आपको याद रहे किसी भी श्रेणी में बहुलक वह मूल्य होता है जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक बार होती है। इस श्रेणी में हम देखते हैं हमारे समक्ष प्राप्तांक हैं और उनकी आवृत्ति उसके सामने दी गई है। प्राप्तांक 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और ये प्राप्तांक कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं उनकी आवृत्ति क्रमशः 1, 3, 8, 11, 15, 9, 7, 4
इस सीरीज में हम सिंपल से मेथड, कौन सा, बाय ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण विधि के द्वारा हम बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। हमें देखने से ही मालूम चल रहा है कि सर्वाधिक आवृत्ति वाला मूल्य 10 है, जिसकी आवृत्ति 15 है, जो कि सर्वाधिक है। अतः यहाँ पर बहुलक का मान 10 होगा। खंडित श्रेणी में बहुलक की गणना करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका था बाय ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण विधि के द्वारा, जिसमें हमें देखने से ही बहुलक मूल्य का पता चल जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब सारणी के अंतर्गत कभी आवृत्तियां बढ़ रही हैं, कभी घट रही हैं, निश्चित क्रम से बढ़ती और घटती नहीं है, और 2 या 2 से अधिक मूल्यों की आवृत्ति अधिकतम समान हो सकती है। तब हम दूसरे तरीके को काम में लेते हैं। हमारे पास खंडित श्रेणी में बहुलक की गणना करने के लिए दूसरा तरीका है ग्रुपिंग मेथड। ये हमारे सामने टेबल दी है। इस टेबल में देखिए जो प्राप्तांक है वह है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और उससे संबंधित फ्रीक्वेंसी है 1, 3, 5, 8, 6, 7, 8, 5, 4, 3। आवृत्तियों को ध्यान से देखिए। पहले आवृत्तियां बढ़ रही हैं, फिर घट रही हैं, फिर बढ़ रही हैं और फिर घट रही हैं, और दो मूल्य 8 और 14 की आवृत्ति अधिकतम है और समान है, 8 8 के बराबर है। तब ऐसी स्थिति में हम किस मूल्य को बहुलक मूल्य मानेंगे? इसके लिए हम दूसरा तरीका काम में लेंगे, वह कहलाएगा समूहन विधि, ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड को काम में लेने के लिए हम टेबल में 6 और कॉलम ऐड करेंगे। 6 कॉलम में हमारा फर्स्ट कॉलम ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी का दिया हुआ है। इसके बाद हम ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग करने का तरीका हमारा यह होगा कि पहले कॉलम की आवृत्ति तो एज इट इज रहेंगी, सेकंड कॉलम में जो फ्रीक्वेंसी होंगी उनमें हम 2 के जोड़े बना के आवृत्तियों का टोटल करेंगे। इसके बाद थर्ड कॉलम में हम पहली रो छोड़कर अगले 2 के जोड़े बनाकर टोटल करेंगे। फोर्थ कॉलम में हम 3 के जोड़े बनाकर टोटल करेंगे। फिफ्थ कॉलम में हम पहली रो छोड़कर 3 के जोड़े बनाकर टोटल करेंगे, और सिक्स्थ के अंतर्गत हम पहली 2 रो छोड़कर फिर हम 3 के टोटल करेंगे। आइए देखते हैं हम किस प्रकार से ये ग्रुपिंग करते हैं। ध्यान रहे आपको, पहले कॉलम में स्कोर दिए गए हैं, दूसरे कॉलम में फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है। अब हम इनके जोड़े बनाते हैं। देखिए 1 और 3 टोटल होगा 4। दूसरा हमारा पेयर होगा 5, 8 टोटल होगा 13, और फिर 6, 7, 13, 8 and 5 13 and 4 and 3 7। ये हमारा दूसरा कॉलम कंप्लीट हुआ। थर्ड कॉलम पर आइए, इसमें हम पहली रो को छोड़ देंगे, यानी 2 की वैल्यू जो 1 है उसे हम छोड़ देंगे, और फिर हम इनके कॉलम पेयर बनाएंगे 3 और 5 8, 8 और 6 14, 7 और 8 15, 5 और 4 9। फोर्थ कॉलम पर आइए, यहाँ पर हम टोटल करेंगे 3 के पेयर बनाकर। 1 3 5 9,
8 7 6 21 और 8 5 4 17। फिफ्थ कॉलम पर आइए, फर्स्ट रो छोड़ देंगे हम 2 स्कोर और 1 आवृत्ति, इसे छोड़कर अगले पर हम करेंगे 3 5 8 16 6 7 8 21 और आगे हम देखते हैं हमारे पास जो बच रहे हैं 3 वैल्यू और हैं 5 4 3, ये 12 हो गए। फिर 6 कॉलम पर आ जाइए। 6 में पहले 2 रो छोड़ दीजिए, सॉरी कॉलम नहीं रो, 2 के प्राप्तांक वाले और 4 के प्राप्तांक वाले, इन्हें छोड़ दीजिए। फिर हम इनका टोटल करेंगे 5 8 और 6 19 और उसके बाद 7 8 और 5 20। ये हमने फ्रीक्वेंसी की ग्रुपिंग करके इनका टोटल कर दिया। अगला स्टेप हमारा ये होगा, फ्रीक्वेंसी से संबंधित हमारे समक्ष 6 कॉलम हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। इनमें आप देखिए प्रत्येक कॉलम में देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, अधिकतम आवृत्ति को डार्क कर दीजिए, आप हाईलाइट कर दीजिए, अंडर राउंड कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए। जैसे फर्स्ट कॉलम है 8 and 8, सेकंड कॉलम में देखिए आप 13 को हाईलाइट और अंडरलाइन किया हुआ है। थर्ड कॉलम में देखिए 15 को अंडरलाइन और बोल्ड किया हुआ है। फोर्थ में देखिए 21 को अंडरलाइन और बोल्ड किया हुआ है। फिफ्थ में देखिए 21 और सिक्स में देखिए 20। अगला स्टेप देखिए, अब हम लगाएंगे इसमें टैली मार्क। टैली मार्क में देखना है हमें कि हमारे समक्ष जो स्कोर हैं, अधिकतम आवृत्ति किसमें समाविष्ट हो रही हैं, यानी जो हाईलाइटेड फ्रीक्वेंसी हैं वो किस वैल्यू से संबंधित हैं। देखिए सीधी रेखा में देखेंगे 2 प्राप्तांक के लिए अधिकतम आवृत्ति कहीं नहीं आ रही है, हमने टैली मार्क लगाकर उसे छोड़ दिया है। फिर 4 प्राप्तांक के लिए अधिकतम आवृत्ति कोई भी नहीं है, ये भी हमने छोड़ दिया है। 6 प्राप्तांक के लिए अधिकतम आवृत्ति दूसरे कॉलम में है, 1 ही है, तो इसमें टैली मार्क में 1 लगाया है और इनकी टोटल फ्रीक्वेंसी 1 होगी। 8 प्राप्तांक के लिए फर्स्ट में 8 है, 1 ही कॉलम में अधिकतम आवृत्ति आ रही है, तो इसका भी टैली मार्क 1 है, 1 ही आवृत्ति है। 10 प्राप्तांक के लिए अधिकतम आवृत्ति वाली वैल्यू आ रही है सेकंड कॉलम में और फोर्थ कॉलम में, हमने 2 टैली मार्क लगाकर इनको 2 आवृत्ति इनकी टोटल है। 12 प्राप्तांक के लिए अधिकतम आवृत्ति आ रही है थर्ड कॉलम में, फोर्थ कॉलम में, फिफ्थ कॉलम में, फर्स्ट में भी आ रही हैं, तो इनके 4 अधिकतम आवृत्ति हुई हैं। हमने 4 टैली मार्क लगाकर इनका 4 टोटल आया है। 14 स्कोर्स के लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी कॉलम 1 में, 2 में, 3 में और फिफ्थ में और 6 में 5 हमारे पास अधिकतम आवृत्ति आ रही है। टैली मार्क हम ऐसे लगाते हैं 1 2 3 4 और फिफ्थ को हम उनको क्रॉस कर देते हैं, ये हमारा ग्रुपिंग होता है और 5 आवृत्ति इसमें अधिकतम हो रही है। 16 मूल्य के लिए हमारे पास अधिकतम आवृत्ति आ रही है सेकंड कॉलम में और 6 कॉलम में, इनको हमने 2 टैली मार्क लगाकर 2 आवृत्ति टोटल की है। 18 और 20 प्राप्तांक के लिए अधिकतम आवृत्ति वाले कॉलम कहीं भी नहीं है। अब देखिए, अब हमारे समक्ष पूरा इनकी कहाँ आवृत्तियों का केंद्रीकरण है, बिल्कुल क्लियर है। हमारे पास अधिकतम आवृत्ति
है आवृत्ति आ रही है 14 प्राप्तांक के लिए 5 आवृत्ति इनकी आ रही है, तो यहाँ पर अधिकतम आवृत्ति वाला मूल्य 14 होगा। इसे हम ग्रुपिंग मेथड या समूहन विधि कहते हैं, क्योंकि इनको ग्रुपिंग करके हमने इनकी अधिकतम आवृत्ति जो है 8 आवृत्ति है, और 8 हमारे पास 2 मूल्यों की है, एक तो 8 की और 14 करके। फिर हमने ग्रुपिंग करके इसमें देखा तो अधिकांश आवृत्तियां 14 पर केंद्रित है, अतः हमारा बहुलक इस सीरीज में 14 होगा। नेक्स्ट, मोड कैलकुलेटिंग इन कंटिन्यूअस सीरीज। सतत श्रेणी में बहुलक की गणना, ये हमारे पास कंटिन्यू सीरीज है। कंटिन्यूअस सीरीज के अंतर्गत बहुलक गणना करने के लिए सबसे पहले हम ये ज्ञात करते हैं कि बहुलक आवृत्ति अधिकतम आवृत्ति वाला वर्ग कौन सा होगा, और इसके लिए हम 2 तरीके काम में लेते हैं। एक तो ऑब्जर्वेशन मेथड, जब हमें देखने से ही पता चलता है कि इस वर्ग की आवृत्ति सर्वाधिक है, तब हम वहां पर उसे बहुलक वर्ग मान लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जब हमने खंडित श्रेणी में पिछले जो उसमें स्लाइड में देखा था कि उसमें आवृत्तियां कभी बढ़ रही हैं, कभी घट रही हैं, फिर बढ़ रही हैं, फिर घट रही हैं, तो यहाँ पर भी हम ग्रुपिंग के द्वारा ही पता करेंगे कि बहुलक वर्ग कौन सा है या अधिकतम आवृत्ति वाला वर्ग कौन सा है। इन दोनों में से जो भी हमें उस सीरीज के लिए एप्रोप्रिएट लगे, हम इन दोनों में से एक मेथड को यूज करके पहले ये कंफर्म करेंगे कि हमारा बहुलक वर्ग कौन सा है। फिर बहुलक वर्ग ज्ञात होने के बाद हम बहुलक मूल्य ज्ञात करेंगे बहुलक के फार्मूले के द्वारा। हमारा बहुलक का फार्मूला है Z इज इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। Z मोड या बहुलक के लिए संकेतांक प्रयुक्त होता है। L1 लोअर लिमिट ऑफ द मोड क्लास बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा, जो कि इस सीरीज में 40 है। F1 बहुलक वर्ग की आवृत्ति, जो कि 12 है। F0 बहुलक वर्ग से पूर्व वाले वर्ग की आवृत्ति, जो कि इस श्रेणी में 11 है। फिर नीचे देखेंगे 2 इंटू 12 माइनस F0। F0 बहुलक वर्ग से पूर्व वाले वर्ग की आवृत्ति माइनस F2 बहुलक वर्ग से अगले वाले वर्ग की आवृत्ति। आप देख रहे हैं सीरीज में उनके आगे मेंशन किया है L1 क्या है, F0 क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है। F1 बहुलक वर्ग की आवृत्ति, F0 बहुलक वर्ग से पूर्व वाले वर्ग की आवृत्ति और F2 बहुलक वर्ग से अगले वर्ग की आवृत्ति। और I इज इक्वल्स टू बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल, जो कि 10 है। फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं हम, और बात इसमें देखते हैं 40 प्लस 12 माइनस 11 1 इंटू 10 अपॉन 12 इंटू 2 24 माइनस 90 10 अपॉन 5 आ जाएगा। तो 40 प्लस 2 इज इक्वल्स टू Z इज इक्वल्स टू 42। इस तरह से हमने केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों महत्वपूर्ण मान मीन, मोड, मीडियन की गणना करना इसमें हमने देखा है। थैंक यू सो मच।